नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है और वीडियो बनाने की जो प्रेरणा आ रही है वो आप सबकी वजह से हो रहा है। मन में विश्वास आ रहा है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जो भी अनुभव हमने पत्रकारिता जीवन में समाज से लिया है, जगह जगह तमाम बिजनेस से, तमाम लोगों से मिलकर, तमाम ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, वो सारे अनुभव आपके बीच शेयर करने में आनंद आ रहा है। और उसी क्रम में हम आपसे चौथी वीडियो जो अब आने वाली है, जिसमें हमने पैसे की परवाह के बारे में आपको बताया था। तीसरी वीडियो जो आई उसमें भी आप सबका बहुत प्यार मिला। दूसरी आई उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। और एक में हमने विशेष ज्ञान के बारे में बात की। दूसरे हमने बताया कि कैसे एक ही तरह के अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की कीमत अलग अलग हो जाती है, उनका मूल्य अलग अलग हो जाता है। उसी क्रम में अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ, पैसे की परवाह पर। ये जो पैसे की परवाह है, सही रूप से, संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से पैसे की परवाह की गति आपकी ओर कैसे आए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैसा कमाने की विधि क्या क्या है। तो पैसा कमाने की विधि जो है वो दो प्रकार की है, या तो व्यापार है या नौकरी है। नौकरी और व्यापार, व्यापार में सारी चीजें आ जाती हैं। वो खेती भी एक व्यापार ही हो गया, और नौकरी तो आपको पता ही है कि नौकरी है ही है क्या। तो दोस्तों, जो ये दो माध्यम हैं, इन माध्यमों में कौन सी ऐसी व्यवस्था, कौन सा ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कि ये जो गति अर्थव्यवस्था की बन रही है उसमें हम सहभागीदार बन जाए। तो सबसे पहली बात करते हैं नौकरी की। 65 करोड़ युवाओं का देश और नौकरी, ये नौकरी शब्द जो है, आप देखो हमारे यहाँ जो हमारा अध्ययन करने का तौर तरीका है, या जो हमारे माता पिता हमें तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि बेटा पढ़ो लिखो, छोटा नौकर बन जाओ, बड़ा नौकर बन जाओ, उससे बड़ा नौकर बन जाओ, सबसे बड़ा नौकर बन जाओ। यानी कि जो हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है वो बनाया जाता है कि आपको नौकर बनना है, और हम सारे के सारे लोग नौकर बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। अब आप सोचो, इतनी आबादी, इतने युवा, और नौकरियां कितनी सीमित। कैसे कैसे हम किन किन माध्यमों से नौकरियां पाते हैं, और उन माध्यमों के बीच कैसे हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, कैसे हमारे भीतर जो हमारी क्षमताएं हैं उनका दोहन होने लगता है। तो उस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलते हैं। IAS, PCS, ये कुछ इस तरीके की नौकरियां हैं, सिविल सर्विसेज जिसे बोलते हैं, उसकी हम तैयारी करते हैं। अच्छा, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमारे माइंडसेट में, हमारे परिवार के माइंडसेट में, या हमारे इर्द गिर्द में, जब हम तैयारी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज में जाने की बात करते हैं, तो भीतर मन में एक धारणा बन जाती है कि भाई अब मैं IAS हो जाऊंगा, IPS हो जाऊंगा, PCS हो जाऊंगा। और उसी तरीके से हम 16-16 घंटे अध्ययन करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, दुनियादारी छोड़ देते हैं, रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। केवल एक ही मकसद होता है, और वो मकसद होता है हमें अपने गोल को पाना है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हमने जो प्रैक्टिस की, जो हमने पढ़ाई की, जो हमने कोशिश की गोल पाने के लिए, उसमें हम किसी भी तरीके से मान नहीं सकते कि हमारे परिश्रम में, हमारे श्रम में, हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी है। लेकिन व्यवस्था कैसी है? सीमित नौकरी, और अभ्यर्थी कितने लोग, आवेदन करने वाले कितने लोग। तो ये निश्चित है कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो IAS, IPS नहीं बन पाएंगे। किंतु कैसे कैसे हमारे जीवन में इस बात को लेकर परिवर्तन आता है। मान लो हमने एग्जाम दिया और प्री क्वालिफाई हो गया, मेन नहीं हुआ। चलो फर्स्ट स्टेप में हमने तैयार कर लिया कि चलो अब मेन नहीं हुआ, सेकंड में देखें। फिर हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में मान लो प्री क्वालिफाई हो गया, मेन क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ।
फिर इसी क्रम में हम तीसरी बार आते हैं तो पता चला कि प्री क्वालिफाई हो गया, मेन क्वालिफाई नहीं हुआ। ये क्रम जो चल रहा है हमारा, इस क्रम में कई बार हमारे मनोबल की परीक्षाएं होती हैं और वो जो हमारा मनोबल है वो कैसे टूटता है। एक समय आता है कि अब हम परीक्षा देने लायक नहीं रहे, लेकिन हमने जो अपने 6-7 साल लगाए, उन 6-7 सालों में हमारे रोम रोम में एक बात भर गई कि हम आईएएस बन सकते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमताएं भी उसी रूप हैं, हमारी बौद्धिक क्षमताएं एक आईएएस जैसी है, हमारी प्रतिभा ऐसी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, किंतु सीमित होने के कारण हम उसके भागीदार नहीं बन पाए। अब जब भागीदार नहीं बन पाते तो हम जब वापस आते हैं इस समाज में जीवन यापन के लिए, तो जब हम जीवन यापन के लिए आते हैं तो हमें कुछ और प्रयास करना पड़ता है और कोई छोटी नौकरी कोई बड़ी नौकरी हमें करनी पड़ती है। बौद्धिक क्षमताएं हमारी वही है, क्योंकि हमने लगातार 12-12, 15-15, 18-18 घंटे मेहनत की है। हमने सारी नीति पढ़ डाली, राजनीति से लेके शिक्षा, जितनी भी प्रकार की किताबें थी उन सब का अध्ययन करने के बाद आज हम जब कहीं नौकरी करने जाते हैं तो अब हमारा बॉस कौन है, पता चलता है कि हमारा बॉस जो है उसकी बौद्धिक क्षमताएं हमारे उसमें जो हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप कहीं ना कहीं उसमें कमी है। वो शायद उस अनुरूप का जो जिस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके का हमारा विचारधारा होती है, जिस तरीके की हमने अध्ययन की, अब उस अध्ययन के अनुसार जब हम काम करने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा बॉस है उसकी अध्ययन शैली, उसके काम करने के तौर तरीके, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। लेकिन चूंकि अब हम उसके अधीन हैं और जब उसके अधीन हैं हम उसके पास जब अपने किसी प्रपोजल को लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि मेरे अधीन काम करने वाला व्यक्ति है, वो हमारी तमाम क्षमताओं को भी रिजेक्ट कर देता है, इसलिए कि वो इस बात को साबित भी करने की कोशिश करता है कि आपकी जो कौशल्य है मेरे कौशल से बड़ी नहीं है, जबकि है। लेकिन जब ये चीजें आपके साथ घटने लगती हैं, एक बार घटी, 2 बार घटी, 3 बार घटी, 4 बार घटी, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक बदलाव आता है और वो बदलाव आपको कहाँ ले जाता है, उस बदलाव में आपकी प्रतिभाएं सिलेंडर होने लगती हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं सिलेंडर होने लगती हैं। वो मान बैठती हैं कि अब मुझे इसी के अनुरूप काम करना है। यहां पर जीवन यापन जो हमारा है वो हमारे ऊपर इस तरीके से भारी हो जाता है कि उसको जीने के लिए हम अपने प्रतिभाओं को, अपनी संपन्नता को, अपने अध्ययन शैली को, जो हमारा नॉलेज है, वो सब सिलेंडर कर देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो शायद उसके काबिल भी नहीं है। और फिर मेरे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मेरे भीतर की क्षमताओं का दोहन होने लगता है। हम स्वीकार कर लेते हैं कि यही समाज है, यही दुनिया है और इस दुनिया में मुझे इसी प्रकार रहना है। और ये प्रकार क्या होता है, ये प्रकार कहीं ना कहीं हमारे उन क्षमताओं को पूरी तरीके से खाली कर देता है जिसके हम मालिक थे, और वो क्षमता जिसका हमें मूल्य मिलना चाहिए, जिस मूल्य के हम मालिक हैं, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। जो मिलता है उसमें हम संतोष करने लगते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जीवन आपका है और ये जो क्षमताएं हैं इसको टूटने मत दें, इस मनोबल को किसी भी प्रकार से गिरने न दें। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस का रूटीन है, वहां पर जो कुछ हो रहा है वो अपने भीतर, जो आपके भीतर एक व्यक्तित्व निवास करता है, उस पर असर ना आने दें। विकल्प बनाएं, वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम करते रहें। और अगर आपने अपने वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम करना शुरू कर दिया तो मेरा दावा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है और जो विकल्प पे आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ये वर्तमान परिस्थिति उस विकल्प, जो आपका विकल्प है, वर्तमान परिस्थिति उस विकल्प से छोटी हो जाएगी और आपकी गतिशीलता में वृद्धि होगी, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने अध्ययन किया है और उस अध्ययन का आपको मूल्य मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये विकल्प शब्द क्या है, इस विकल्प को अगर हम जानना चाहें तो आप समझें कि हमारे जीवन में विकल्प का क्या मायने है। आप देखो, बैंक में मैनेजर बनाया जाता है तो असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाया जाता है तो वाइस प्रिंसिपल बनाया जाता है,
एसपी होता है तो एडिशनल एसपी होता है, डीएम होता है तो एसडीएम होता है, एडीएम होता है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम विकल्प पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वाइस प्रिंसिपल को कुछ भी हो जाए तो वाइस प्रिंसिपल उसका स्थान ले लेता है तुरंत, उसी समय, इमीडिएटली। ये विकल्प क्यों है जीवन में? पूरे सिस्टम में विकल्प क्यों है? मैनेजर अगर मान लो बाय द वे किसी इमरजेंसी के कारण नहीं पाया तो असिस्टेंट मैनेजर उस दिन मैनेजर बन जाता है। डीएम के साथ भी यही है कि उसके सबऑर्डिनेटर जैसे सीडीओ हुआ, कुछ और भी व्यवस्थाएं अलग अलग जगहों पे होती हैं जिसको तुरंत वो चार्ज ले लेता है। यानी जब जीवन के सिद्धांतिक मूल्यों पर हम बात करें तो जो सिस्टम बना हुआ है वहां विकल्प बना हुआ है। और आप अपने जीवन में देखें तो आप विकल्प पर काम ही नहीं करते। आप तो जो कुछ है जैसा है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, विकल्प से आप अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, जबकि जीवन में विकल्प बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास विकल्प है तो निश्चित तौर पर आपके प्रतिभाओं का, आपकी योग्यता का आपको मूल्य मिलेगा। लेकिन विकल्प पर काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम थके हारे अपने जीवन में इस तरीके से अपने जीवन को सिलेंडर कर देते हैं कि विकल्प जैसी व्यवस्था पर हम विचार ही नहीं करते। आइए हम सब मिलकर अपने प्रतिभाओं का वास्तविक मूल्य तैयार करें। और वो वास्तविक मूल्य क्या है? वो वास्तविक मूल्य है जो मेरे पास ज्ञान है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता का पूरी तरीके से हमें उपयोग करना है। और भी बात करते हैं। देखिए, ये जो विकल्प शब्द है इसको और अध्ययन करते हैं। हमारी ये वीडियो 10 मिनट की होगी, इसके आगे वाली वीडियो भी इसी तरीके से चलती रहेंगी। और अध्ययन करते हैं, जब स्कूटर होता है तो उसमें स्टेपनी क्यों होता है? जब मोटरसाइकिल की बात करते हैं वहां पे स्टेपनी नहीं है, लेकिन कार है तो स्टेपनी है। आप देखो इसमें क्या अंतर आएगा। मान लो हम 10 बजे किसी काम के लिए निकल रहे हैं और हमें 11 बजे किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, और मैं अपने स्कूटर से जा रहा हूं, पता चला उसमें स्टेपनी है। मान लो पंचर हुई तो हमने क्या किया? गाड़ी खोली और स्टेपनी को लगा दिया, फिर हम रोड पे आ गए। किंतु अगर मान लो मोटरसाइकिल जा रहे हो, स्टेपनी नहीं है, गाड़ी पंचर हो गई और 11 बजे हमें कहीं पहुंचना है, 10 बजे हम निकले, गाड़ी पंचर हो गई। अब स्थिति क्या बनेगी? अब स्थिति बनेगी या तो पंचर वाला आपको मिल जाए, और नहीं मिलता तो आपको उसके पास जाना है। आपको आधे घंटे लगेंगे, 1 घंटे लग सकते हैं, या 20 मिनट लग सकते हैं, 25 मिनट लग सकते हैं। इसका मतलब कि आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे समय से। ऐसे जीवन में स्टेपनी का बड़ा महत्व है। जैसे आप कार है, कार में आपकी क्या पोजीशन है? दिया हुआ है स्टेपनी। आप रोड पे चले जा रहे हैं, अचानक मान लो गाड़ी पंचर हुई, आपने स्टेपनी खोला और गाड़ी पंचर लगा दिया, स्टेपनी लगाया, टायर बदल दिया। किंतु मान लो कि यही स्थिति हो और उसमें स्टेपनी ना हो, तब क्या स्थिति होगी? तब आपको इंतजार करना पड़ेगा, रुकना होगा, ढूंढना होगा, और वो जो कीमती समय आपका है, जो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जो बना हुआ है, जहां पर आपके जीवन की एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, वहां आप लेट हो गए और वो अच्छी शुरुआत भी आपके हाथ से निकल गई। ऐसे हमारे जीवन में स्टेपनी का महत्व है, विकल्प का महत्व है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो करते हुए हमें अपनी सोच को, अपने विचारों को एक वैकल्पिक व्यवस्था भी देनी होगी। यही स्थिति है कि आज बीटेक वाले लोग क्या करते हैं? पता चल रहा है कि सफाई कर्मी की नौकरी निकल रही है, वहां पर आवेदन दिए पड़े हुए। आज पता चल रहा है कि छोटी छोटी नौकरियों में बड़े बड़े पीएचडी वाले भी आ रहे हैं, वो चपरासी की नौकरी में दे रहे हैं। अरे भाई, हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना है, नौकर शब्द से ऊपर उठना है। नौकरी हमें जीवन यापन के लिए अगर मिलती भी है तो भी हमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर जाना होगा। ये जो अर्थव्यवस्था बदल रही है सबके लिए बदल रही है, और आपके भीतर भी एक बदलाव आने का अब दौर है। और अगर उस दौर से आप निकल जाते हैं, उस दौर से भागते हैं, तो अगर आपने जीवन में वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की तैयारी नहीं कर रखी है तो जीवन आपका, उसका जो स्तर है वो गिरता चला जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति को जिस योग्य है उसको सिलेंडर नहीं करना है, उसे चपरासी नहीं बनना है।
उसे सफाई कर्मी के लिए नौकरी का आवेदन करना उसकी जो मजबूरी बन गई, नहीं करना। नौकरी के विचारधारा से आपको बाहर निकलना होगा, और जब आप नौकरी की विचारधारा से बाहर निकल कर आएंगे तो आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे, और वो रास्ता जिस पर आप चलकर मंजिल तक जाना चाहेंगे वो मंजिल भी मिलेगी। लेकिन आपको अपने भीतर ये बदलाव लाना ही होगा। आगे बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है कि कैसे विकल्प के साथ क्या क्या काम किए जा सकते हैं। वो जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कैसे आपको प्रवाह की तरफ ले जा सकता है, पैसों की जो प्रवाह बहने वाली वो कैसे ले जा सकता है, वहां पर आपको कैसे ले जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो अनगिनत व्यवस्थाएं हमारे आपके बीच हैं, जो हम आपके बीच शेयर करने के लिए तैयार हैं, वो सारी चीजें हम क्रमशः आपके बीच लाते रहेंगे। और आपने इतना हमें प्यार दिया है, मैं वास्तव में आप सबका ऋणी हूं। और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब कुछ आपके बीच लेकर आऊंगा। इसलिए लेकर आऊंगा कि आप में से अगर किसी एक के जीवन में कोई बदलाव आता है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अभिनंदन, धन्यवाद।